हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जूम क्लास। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो वेलकम। हम शुरू करने वाले पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस। और इससे पहले हमने 2017 का सीएपीएफ का क्वेश्चंस का एनालिसिस पूरा कर लिया है। उसके वीडियो आप जाके देख सकते हो। अभी इस लेक्चर से हम 2018 के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जूम क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके कारण हमारे जो नए इनिशिएटिव्स है, नए लेक्चर सीरीज़ है, नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, वो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट दे सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक दोनों जगह पे आप विजिट कीजिए। ओके, चलो तो आज की सीरीज को शुरू करते हैं। तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द सीरीज। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से हमें ये आंसर देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, राइट। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया a majority of the member of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislature. ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। द सेकंड इज member of the Rajya Sabha elected by the state legislative assemblies need to have their domicile in the concerned state. ओके, तो आप 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। ओके, तो चलो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। क्यों राइट है? क्योंकि ये बात सही है कि राज्यसभा के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ये स्टेट लेजिस्लेचर से चुन के आते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करने का ट्राई किया यूपीएससी ने, और ये यहाँ पे गूगली दिया है, ये कि उन डोमिसिल की बात की गई, राज्यसभा के लिए डोमिसिल की। तो क्या होता था 2003 के पहले ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन अब हम 2003 के बाद में हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि 2003 में राज्यसभा इलेक्शन को जो खड़े रहते थे उनके लिए ये जो था कि उनको डोमिसिल का सर्टिफिकेट उनके पास चाहिए, तो वो निकाल दिया गया। वो स्टेटमेंट अब गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? द ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, नॉट द सेकंड। आगे बात आपकी समझ में? ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सिक्किम। क्वेश्चन, सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू। तो इसमें अमेंडमेंट दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज 36th अमेंडमेंट, बी 7th अमेंडमेंट, सी 35th अमेंडमेंट, डी 5th अमेंडमेंट। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने का ट्राई कीजिए। ओके, देखो, अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो क्या हुआ था, सिक्किम जो स्टेट था वहाँ पे चौगाल राज्य था, मतलब चौगाल डायनेस्टी थी वहाँ पे। ओके, तो क्या होगा 1947 में सिक्किम को इंडिया ने प्रोटेक्टेड स्टेट घोषित कर दिया। या आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे हैं ना, मतलब आप, मैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू नोट डाउन दैट। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो व्हाट इज फर्स्ट स्टेटमेंट? चौगाल डायनेस्टी। द सेकंड स्टेटमेंट 1947 में इसे प्रोटेक्टेड स्टेट घोषित कर दिया गया। फिर 1974 इसे कहा गया एसोसिएट स्टेट। उसके बाद आ गया 1975, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ओके, तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एसोसिएट स्टेट कब लागू किया गया? ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट घोषित किया गया, राइट। 70 का आंसर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज वन लाइनर क्वेश्चन। Which one of the following judgment is associated with the primacy of the Chief Justice of India and the Collegium of Judges in the appointment and transfer of the higher judiciary? तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा बी। इट्स वन लाइनर क्वेश्चन, ये केसेस है। आप अगर कमेंट में लिख के बताओगे तो केसेस के ऊपर भी मेरा सेपरेट लेक्चर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप उसे ऐसे रिक्वेस्ट करते हो या आपकी कमेंट आती है तो। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which one of the following constitutional amendments has enormously strengthened the power of the Speaker, Chairman of the House of the Parliament, State Legislature? तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उनके जो हेड होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर कब मिली, या इन ऑप्शन में से किससे उनको ज़्यादा पावर मिली? फर्स्ट ऑप्शन 61st अमेंडमेंट, जिसमें वोटिंग का एज 21 से 18 किया गया. सेकंड ऑप्शन एंटी डिफेक्शन. सी repealing of many of the provisions of 42nd amendment by 44th amendment. D 73rd amendment that conferred extensive power on panchayat bodies. Pause the video for 10 seconds and try to give answer. Okay, the answer of this question is anti defection provision. Okay, तो यहाँ पे मैं एंटी डिफेक्शन प्रोविजन की एक आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा देना चाहता हूँ. तो देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है? तो इट इज़ मेंशन इन 10th शेड्यूल, राइट. वो कब लाया गया? तो वो लाया गया 1985 में. किस अमेंडमेंट के तहत इसे लाया गया? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और इससे रिलेटेड एक और अमेंडमेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, इट इज़ 91st अमेंडमेंट. तो वो क्या है, ये डिटेल लेक्चर के सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, राइट. ओके, तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे. शेड्यूल 10 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, 73rd question is, which one of the following committees of the parliament has no member from the Rajya Sabha? It's straightforward question, one liner question और एक फैक्चुअल क्वेश्चन. 3 कमिटीज होती है हमारी इंपॉर्टेंट: पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड एस्टिमेट कमेटी. तो इसका सीधा सीधा आंसर है सी, एस्टिमेट कमेटी. एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं होता है. 30 के 30 मेंबर्स ये लोकसभा से होते हैं. इन तीनों ही कमिटीज पे एक लेक्चर आएगा जिसमें इन तीनों का डिटेल एनालिसिस या डिटेल स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बहुत बार हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं. आर्टिकल 371 क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हम आर्टिकल 1 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 370 तक पहुँचते पहुँचते हम थक जाते हैं और कुछ चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देते. तो ऐसा करना नहीं. कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनमें से एक है 370. चलो, तो 371 के बारे में दो चीज़ें. एक ही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें 12 स्टेट का नाम है. ओके, तो वो 12 स्टेट कौन कौन से आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका, राइट. ये 12 स्टेट है जो 371 के अंडर आते हैं. तो इनमें से क्या क्या होगा? महाराष्ट्र राइट, मध्य प्रदेश रॉन्ग, गुजरात राइट, कर्नाटका राइट. सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डज नॉट फाइंड इन आर्टिकल 371. सो आंसर इज मध्य प्रदेश. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो इस प्रकार से हमें स्टडी करनी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें हमें कैच करना है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, who among the following is not associated to the governing council of नीति आयोग? Okay, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो डायरेक्टली इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ. द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का नीति आयोग से कोई लेना देना नहीं है, काउंसिल से, राइट. बाकी सब तो उसमें होते हैं. इट्स वन लाइन डायरेक्ट. आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप इसका आंसर ईजी दे सकते हो. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, which one of the following statement about the Constitution of India is are correct? Okay, दो स्टेटमेंट दिए गए, तो देखते हैं उनमें क्या है. The objective resolution was moved by Sardar Vallabhbhai Patel. Okay. Second, Dr. B.R. Ambedkar served as the chairman of the drafting committee in his capacity as the law minister.
ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज नॉट मूव बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, इट वाज मूव बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, राइट। उसकी डेट्स, उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट। सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली राइट। सो अब देखो, अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट राइट है या नहीं ये अगर पता नहीं हो, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग ये पता चलने के बाद अब ऑप्शन ए को कट करो, सी को कट करो, डी को कट करो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। लेकिन उसके उसके आपको इतना तो पता होगा कि अंबेडकर जी लॉ मिनिस्टर तो थे, तो उसके आपको 50% चांस आपके आंसर सही आने के हो जाते। सो हियर इज आंसर बी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। देखो मैंने पहले कहा ड्राफ्टिंग कमेटी और उससे रिलेटेड डेट्स के बारे में मैं लेक्चर बनाऊंगा, उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट, it was framed between December 1946 and December 1949. Okay. B. The draft of the constitution were discussed in public meetings. C. It is the shortest document of Indian constitution in the world. D. It came fully into operation immediately after the drafting was completed in the December 1949. ओके, हम डी से शुरुआत करते हैं, तो डी तो पहले ही गलत हो जाता है क्योंकि 1950 में ये पूरी तरह से लागू हो गया। सी को देखते, शॉर्टेस्ट नहीं बाबा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट, राइट। बी, द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वे डिस्कस इन पब्लिक मीटिंग, नहीं है, पब्लिक मीटिंग में डिस्कस नहीं किया गया था। सो रहा क्या गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिसंबर 1946 से 1949 में ये बनाया गया था, राइट। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आती है, हमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो समझ में आता है, हमारी पढ़ाई को हम स्पीड अप कर पाते हैं, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जूम क्लास को सब्सक्राइब करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तो उसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको यूटिलाइज कर सके और आपकी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट जूम क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।